Hello everyone, welcome to the Tap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and today I'm going to talk about a 10-minute stay series GIB examination की accounting and financial management for bankers के अंदर history of accounting. हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ताकि आपको ये तो पता चले कि जो आप अकाउंटिंग पढ़ने वाले हो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कौन से ऐसे एरियाज थे जहाँ से जो इसकी आज सिचुएशन है वो उठ कर निकलती है. बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, हमारा ही इस समय आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक बुकलेट मिल सकती है. ऑल यू हैव टू पे इज नथिंग, क्योंकि सिर्फ आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहां पर एक लिंक गिवन है, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रीवियस ईयर पेपर की जो बुकलेट है. इस बुकलेट के अंदर आपको हमारे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हो चुके हैं, यानी जेआईबी के अब तक 5 पेपर्स हो चुके हैं, वो सारे आपको विद एक्सप्लेनेशन विद आंसर्स मिल जाएंगे. उसके अलावा हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी दे रहे हैं और उसके अलावा वी आर गिविंग यू ऑलमोस्ट 1200 MCQs for your practice. So I think that's a very good deal if you're looking forward towards starting your preparation और आपको लगता है कि पढ़ना क्या है, कैसे है, तो उसको डाउनलोड जरूर कीजिए. कहाँ से डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, उस पर जाइए और आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं. सो नाउ एवरीवन, अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? अकाउंटिंग की एवोल्यूशन जब हम मानते हैं इंडिया के अंदर, वो ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स पहले शुरू हुई थी. 2500 to 3000 ईयर्स पहले देयर वाज अ पर्टिकुलर टाइम जहाँ पर मौर्यन एम्पायर चल रहा था. मौर्यन एम्पायर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिन्हें हम कहते हैं चाणक्य या कौटिल्य. इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसे कहा जाता है कौटिल्य अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र के अंदर उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस के बारे में लिखा था. अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक पर्टिकुलर सरकार, क्योंकि वो तो एक किंगडम था, उस किंगडम के अंदर वो अपने मॉनेटरी मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, वो अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे, वो उन्होंने पूरा उसमें स्पेसिफाई किया हुआ था. हम ऐसा नहीं कह सकते कि अकाउंटिंग पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, जो हम मॉडर्न अकाउंटिंग करते हैं वही असली अकाउंटिंग है. नहीं, इंडिया के अंदर तो आपको इसकी रूट्स और भी गहरी और बहुत वेरीड भी दिख जाएंगी. दिस स्टार्टेड इन टर्म्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस. तो बहुत जगहों पर आपको ट्रेडिंग का वर्क बहुत पहले से दिख जाता है रूट्स के अंदर. तो ये डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड के साथ में डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग बनते चले गए. इंडिया के अंदर एक स्पेसिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग नहीं चलता. इंडिया के अंदर जो अकाउंटिंग के सिस्टम्स है, जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र का मैंने आपको बताया, वैसे ही यहाँ पर और मेथड्स भी, जैसे नामा, महाजनी, मारवाड़ी, देशी, ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं. देखिए, इंडिया में ना बहुत सारे मेथड्स चलते आए थे, बट ऑब्वियसली बात है फिर हम यूनिफॉर्मिटी के साथ, हम वर्ल्ड के साथ खुद को अलाइन करके करना ही था हमने. तो जब हम अलाइन कर गए तो हमने यहाँ पर अपनी एवोल्यूशन में इवॉल्व किया इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग. देन हमारे पास क्या हुआ, उसमें क्या क्या आया, हमारे पास एक अकाउंटिंग का मेथड है स्टीवॉर्डशिप अकाउंटिंग. दिस इज समथिंग, इसके रूट्स आपको मिल जाएंगे यूरोप के आसपास. देन उसके बाद आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, समथिंग जो आज के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नेक्स्ट इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग जहाँ पर हम लोग हर चीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे देखते हैं. और देन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आपकी डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस, आपकी स्पेसिफिकेशंस ऑफ द मैनेजमेंट, वो सब वहाँ से आपको मिल जाता है. अब इसके बाद और भी कई मेथड्स निकले इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के. स्टीवॉर्डशिप अकाउंटिंग, स्टीवॉर्ड का बेसिक मतलब होता है एक भरोसे वाला इंसान. तो ये एक भरोसे वाला इंसान था जो एक रिच एरिस्टोक्रेट के बड़े बड़े लैंड, उसके ऑर्चर्ड्स होते थे, इनके इनकी लैंड ये रेंटिंग पे दिया करते थे, मल्टीपल बिजनेसेस थे. अब वो खुद को कैसे देखेगा, वो ये सब कैसे संभालेगा? तो ये कोई शिप बिल्डिंग में है, कोई और तरीके से वो पैसा कमा रहा है, कई जगह से पैसा कमा रहा है. वो चाहता था कि कोई एक भरोसे वाले इंसान हो जो इसका सारा ध्यान रखे. तो दैट पर्टिकुलर पर्सन बिकेम द स्टीवर्ड टू द एरिस्टोक्रेट. वो सब कुछ लिख रुख के रखता था. और बाद में हमारी जो आज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम जो फॉलो करते हैं वो वाली अकाउंटिंग निकल कर आई. दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग केम विद द नेम लूका दे बार्गो पेक्योली. इन्हें लूका पेक्योली भी कहा जाता है, द पर्सन हु इज बिहाइंड द अकाउंटिंग दैट वी डू टुडे. और इन्होंने अपनी बुक में लिखा था, दैट वाज सुमा, जिसके अंदर इन्होंने कहा था, यू कैन सी, बाहर के वर्ल्ड के अंदर जो इंटरनेशनली यूज हो रहा है अकाउंटिंग, वो 1494 एडी, हार्डली 500 ईयर्स बैक आई वुड से ये स्पेसिफिक अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप हुआ है जो हम वर्ल्ड वाइड आज यूज कर रहे हैं. और उसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग. लूका दे बार्गो पेक्योली के और भी बहुत से डिफरेंट वे से नाम लिए जाते हैं. ये वाज एन इटालियन मॉन्क जिन्होंने एक ये पर्टिकुलर मेथड को डेवलप किया था, और इनको इसके लिए फ्रायर लूका भी कहा जाता था.
सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजी जो अकाउंटिंग की हमने कंसेप्ट्स जो निकले हैं, तरीके निकले हैं, वो कौन कौन से रहे हैं। एक उनमें से आ जाता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर है। जहां पर हम कहते हैं लार्ज स्केल बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ये सब चीजें वहां से निकली। अब जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी के अपने को इतने सारे बिजनेसेस है, अब वो पैसा कमा रहे हैं दुनिया से, और उसके अंदर अब क्या हुआ, शुड आई कीप इन्वेस्टिंग इन रिलायंस और मूव ऑन टू सम अदर कंपनी। लोग कहते हैं कि मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊं कि कहीं और लगाऊं। क्या करोगे आप उसको देखने के लिए? आप उसकी फाइनेंशियल हेल्थ स्टडी करना चाहोगे। आप उसकी फाइनेंशियल हेल्थ स्टडी करने के लिए आप बोलते हो मेरे को P&L दिखाओ, बैलेंस शीट दिखाओ। हेयर कम्स निर्मला जी। निर्मला जी सेज कि अच्छा मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया, अब तो डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, सब लोग अपनी इनकम टैक्स के एक एक रुपया जो इंडिया में कमा रहे हो हमको रिपोर्ट करो। टैक्स लगाना नहीं लगाना वो हमारी इच्छा, लेकिन बताओ सब कुछ। तो ये कैसे बताओगे? आपको लिख के कहीं तो रखना पड़ेगा ना। इन सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मुकेश अंबानी जी को देनी पड़ेंगी। सर आप इन्वेस्टमेंट करते रहो, मेरी कंपनी ठीक चल रही है, और गवर्नमेंट को ये लो आपको टैक्स पे होगा था, मेरी कंपनी ठीक चल रही है। तो यहाँ से ये पूरी अकाउंटिंग निकल कर आई, और क्योंकि ये अकाउंटिंग जो थी अब हर कोई अपने हिसाब से करने लग गया। सोचिए अब हमारे कंट्री में त्योहार भी कई बार ना 2 दिन बन रहे होते हैं, तो क्या यूनिफॉर्मिटी ये अकाउंटिंग के मेथड्स में कहीं बैठी होगी? वो नहीं बैठी थी। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि ये ना वेराइटी तो बहुत एग्जिस्ट करती है। बिकॉज सोचिए आप और मैं बोलें कि अच्छा मैं बोलती हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं सोच रही हूँ हमारी तरफ में ना लोहड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पंजाबी, तो मेरे को लगता है लोहड़ी पे हम मैं अपना साल शुरू करूंगी। आप में से किसी ने आकर मुझे कहा कि नहीं मैम हमारे यहाँ ना ओनम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं ओनम पे शुरू करूंगा अपना साल। किसी ने आकर बोला हमारे यहाँ पर गणेश चतुर्थी का बहुत मानते हैं, किसी ने कहा नवरात्रि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, और हर किसी रिलीजन ने अपने अपने हिसाब से शुरू कर दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरे साल तो बैठा ही रह जाएगा, फिर वो बोलेगा कब बनाने हैं आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो उन्होंने कहा यूनिफॉर्मिटी, 1 अप्रैल से साल शुरू करो, 31 मार्च को खत्म करो। बीच में जब मर्जी शुरू करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अगले साल से फिर आपको वहीं पहुंच जाना है जहां से बाकी सब है। तो मतलब जैसे स्कूल वाला सिस्टम है, बच्चा बीच में भी ज्वाइन करता है, उसका साल 31 मार्च को खत्म है, अगले साल वो अगली क्लास में जाएगा, फिर अब उसको उतने ही टाइम पीरियड के लिए काम करना होगा। तो ये चीज आई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने जहां से यूनिफॉर्मिटी बनी। तो ये वाला जो अकाउंटिंग सिस्टम था ये आया ताकि इन्वेस्टर्स को उनकी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके, बेचारों को पता तो चले वो जिस कंपनी में पैसा लगा रहे इट इज वर्थ इट और नॉट। देन आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये क्यों आया? मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही थी, कहते प्रोडक्शन के बेस पर ना, कहते फाइनेंशियल अकाउंट्स तो आप सब बना लेते हो, क्या आप मुझे सिर्फ मोटा मोटा ये बताओ प्रोडक्शन करने में कितनी कॉस्ट आ रही है। तो वो कहते हैं कि ये पता लगाओ और धीरे धीरे उस कॉस्ट को कम भी करो। अगर आपको पता ही नहीं आप कितने रुपए कहाँ लगा रहे हो प्रोडक्शन के अंदर, आप क्या कम कर लोगे? तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था जहां पर आप जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो आप उसको देखो। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो थी वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी। वो कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होती है उसके बेसिस पर ही तो हम अपना प्रॉफिट परसेंटेज डालेंगे, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेल प्राइस क्या रखे, विच इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ये आया था जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए उन्होंने इस मेथोडोलॉजी को डेवलप किया। देन ये पूरा जो आप कह सकते हो अकाउंटिंग का सिस्टम निकल कर आया। फिर आई मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को पूछा गया हाँ जी कितना काम हो गया, परफॉर्मेंस कैसी चल रही है? वो कहता मैं बताता हूँ, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखो। तो उसने अपनी इंटरनल मैनेजमेंट के डिसीजंस के लिए, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, और फ्यूचर में जिन जिन की तरफ इनकी अकाउंटेबिलिटी है उन सबको दिखाने के लिए, वो सब चीज करने के लिए मैनेजमेंट की अकाउंटिंग डेवलप हुई। ये कॉस्ट अकाउंटिंग भी इसी का हिस्सा बन जाती है, और इवन बजटिंग भी इसी का हिस्सा है। बजट बनाने वो देख के बताएगा ना कि पिछले साल कितना खर्चा आ गया, इतनी बार कितना आएगा। तो ये फ्लेक्सिबल है, और ये ना थोड़ा सा लीगल कंस्ट्रेंट वाली चीज यहाँ नहीं है, क्योंकि ये मैनेजमेंट के इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से बनता है, एनालिसिस करने के हिसाब से बनता है, नोटिंग डाउन के हिसाब से नहीं। फिर आई हमारी मॉडर्न डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसे एक आया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या हुआ, हमने ये देखा कि मेरे बिजनेस का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ना मैं अभी कल ही पढ़ रही थी एक स्पेसिफिक कॉपर स्मेल्टर के बारे में विच वॉज इन टूटीकोरिन, तमिलनाडु। तो मतलब हम लोग अगर बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ये मान लीजिए कि जैसे वहां पर कॉपर स्मेल्टर थे, कॉपर स्मेल्टर से क्या हुआ, आसपास के एरिया में पोल्यूशन
जा रहा था। तो वहां पर उस कंपनी के अगेंस्ट बाद में केसेस हुए और हार के ना उसको बहुत लॉसेस भी फेस करने पड़े, सेटल करने मुश्किल हो गए। सेम चीज कई जगह पे हुई है जहां पर ना जैसे इंडस्ट्रीज ने, जैसे आगरा में ताजमहल के आसपास जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे उनके कारण पूरा ताजमहल काला पड़ने लग गया था। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑल्सो वाज राइजिंग। सो वो चीज करनी पड़ी ना, सब कुछ मूव करो वहां से, पास से नहीं। ये सब क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है। अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन सब भले कामों में अपना पैसा लगा रही है, कहते हैं नोट करके रख लो जी, ताकि आप सरकार को दिखा सको ये पैसा लगा कर रहे हो। तो सोशल इफेक्ट्स तो होते ही है हर बिजनेस के, तो वो बिजनेस उसके लिए क्या करता है, सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ, सिविल सोसाइटीज, वो इसके लिए वर्क करते हैं। और फिर बारी आती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की। जैसे रॉजर एच हरमैनसन ने इस चीज के बारे में कहा था, कहते इंसान भी तो एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल है। कहते मानते क्यों नहीं है उसको एक एसेट? आप उसको एसेट मानो और उसकी अकाउंटिंग करो, क्योंकि इंसान के थ्रू आप पैसा कमाते हो, है ना। सर्विस सेक्टर तो पूरा फेस वैल्यू पे चलता है। जो वहां पर अब वो मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, जो एक स्पेसिफिक पार्लर में काम करता है, उसका हाथ बहुत साफ है, उसके पास सब लोग जाना पसंद करते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एक मेन अर्निंग वाला पर्सन है। ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे टीचर्स हैं, कुछ टीचर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो वो सेल करवा रहा है, वो रेवेन्यू जनरेशन करवा रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं डेंटिस्ट की, डॉक्टर्स की, सर्जन्स की, तो पीपल आर नॉट गोइंग टू द हॉस्पिटल से, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दैट स्पेसिफिक डॉक्टर की वो डॉक्टर यहाँ पर है क्या। कोई कार्डियो सर्जन है जो बहुत माने हुए हैं, कंट्री वाइड माने हुए हैं, वो उस डॉक्टर को ढूंढते हुए आते हैं कि ये डॉक्टर इस वाले जगह पर हॉस्पिटल में आता है कि दूसरे में आता है। तो ये इनको, इनकी वैल्यू नोट करना भी तो जरूरी था। तो ये ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो निकल कर आई, वो कहते हैं लोग मानते थे पहले ना इंसान भी कमोडिटी था, चला गया दूसरा आ जाएगा, मशीन ही तो है, स्पेयर पार्ट की तरह इस्तेमाल हो रहे थे ह्यूमंस भी। तो उसकी अकाउंटिंग करना फिर एक उसकी वैल्यू बढ़ाने लगा। ये एक मैनेजरियल टूल है जहां पर वो ह्यूमन रिसोर्स डिसीजंस को ले सकते हैं। बट ये डिफिकल्ट टू असेस भी होता है, बिकॉज दिस इज सब्जेक्टिव। आप इसको मॉनेटरी टर्म्स में बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते बहुत बार। So this is it for the day everyone. I hope ये particular session आपके लिए helpful रहा. This is all about this specific topic and now everybody, हमारे courses ये रहे। अगर आप हमारे courses को purchase करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हमारी website edutab.in पर। just scroll down a bit, यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको हमारे सिंगल एंड कॉम्बो, आपको हमारे पास जो भी हमारे बैचेस आप बाय करना चाहते हैं आप वो यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज वेयर यू कैन डेफिनेटली गो हेड एंड चेक इट आउट। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे हमारे कोर्सेज। सो इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज आवर कोर्सेज, प्लीज डो नॉट वेट, यहाँ पर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। जस्ट यूज द कोड एंड आप परचेज कर सकते हैं हमारे कोर्सेज। मास्टर कोर्स में क्या होता है, कॉम्प्रीहेंसिव बैच है, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और कंसेप्ट क्लासेस भी आपको मिलेंगी। जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन लाइव क्लास भी मिलेगी, कंसेप्ट नोट्स भी मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट भी आपको साथ में मिलेंगे। और अगर आप सिंगल की तरफ देखते हैं, आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी बाय कर सकते हो आपकी पढ़ाई और बेहतर करने के लिए। यूनिट टेस्ट और कंप्लीट टेस्ट आपको दोनों मिलेंगे। सो प्लीज प्रिपेयर वेल थ्रू दी स्पेसिफिक क्लासेस एंड इफ यू आर परचेसिंग तो याद रखिएगा अपना स्पेसिफिक कोड यूज करना मत भूलेगा, ताकि आपको वो डिस्काउंट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर।